प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भदावर विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बाहा, आगरा से। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग हमारे बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं और बहुत सारे वीडियो आपको देखने हैं, तो सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, अगर आपको उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है, यानी उसके न्यूमेरिकल्स भी सीखने हैं, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी सीखना है, अतलग उत्तरी प्रश्नों को भी सीखना है, हाँ, और उससे नोट्स भी बनाने हैं, तो मेरे जो दिए गए नंबर पर, जो नंबर हमने दिया है 9412316422, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चैप्टर को 100% पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको बता दूं कि अब हम लोग ऊष्मागतिकी में यानी हीट यूनिट में पहुंच चुके हैं। और इससे पहले वीडियोज़ वो आप लोगों ने देखे हैं, आप लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, लाइक भी किया है, शेयर भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप लोग जब हमको कमेंट्स करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमने जो वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या कमियाँ हैं। आप उस कमेंट्स में यह अवश्य बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है और कौन सा टॉपिक समझ में थोड़ा कम आया है। जब आप हमारी कमियां बताएंगे तो मैं आपको उस अगले नेक्स्ट वीडियो में उस बहुत सारी कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा, जिससे आप स्वयं तो लाभान्वित होंगे ही होंगे, आपके अन्य साथी भी मेरे इस वीडियो से और अधिक लाभान्वित होंगे। तो बच्चों, आप लोग जब भी वीडियो देखें तो कमेंट्स अवश्य करें, कमेंट्स, लाइक्स करें। अगर आपको पसंद आ रहा तो लाइक्स करिए और पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। तो इससे क्या होता है, मेरा उत्साहवर्धन होता है कि इस वीडियो में जो मेहनत की है वह मेहनत सफल हो गई। ठीक है, तो सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। सब्सक्राइब करने से हमें पता लगता है कि जैसे ही आपको हम वीडियो नया बनाएंगे, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और वह वीडियो आपकी पहुँच में तुरंत आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 3 काम करने हैं: चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अब जो आपने वीडियो देखा है उसको अपने फ्रेंड्स सर्किल में, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके अन्य साथी भी लाभान्वित हों। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर नंबर है ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें क्या समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हीट का। सबसे पहला टॉपिक है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसमें क्या है, एक्चुअली ये जो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कोई भौतिक राशि नहीं है, ये क्या है, केवल कन्वर्जन फैक्टर है, केवल चेंज करने के काम आता है। यानी कि Q कैलोरी ऊष्मा को, देखिए ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है, ऊष्मा का मात्रक किलो कैलोरी भी होता है। लेकिन अगर ऊष्मा हमको कैलोरी में दे रखी है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो हमें इस ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का सहारा लेना पड़ेगा। तो किस प्रकार से, Q कैलोरी ऊष्मा को जूल में व्यक्त करने के लिए जिस परिवर्तन गुणांक का गुणा करते हैं उसी को ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। ओके, तो और इसको J से प्रदर्शित करते हैं, J को इसको डिनोट करते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, इसका मतलब है एक कैलोरी बराबर, आप देख रहे हैं 4.18 जूल, कहीं कहीं 4.2 भी होता है, तो 4.2 राउंड फिगर में हो जाता है। तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, और आप देख रहे हैं 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 10⁻³ जूल। ओके, ये किलो कैलोरी में दे रखा है। तो आप समझ लीजिए कि हमने कहा कि ये कन्वर्जन फैक्टर है और कुछ नहीं। जिस प्रकार से नहीं कहते 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 कोई भौतिक राशि थोड़ी ना, ये तो कन्वर्जन के लिए काम आता है, परिवर्तन कर रहा है। उसी प्रकार से 1 कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, 4.18 जूल होती है। इसका मतलब ऐसे कुछ आ सकता है कि 20 कैलोरी ऊष्मा को जूल बदलिए, तो 20 गुणा 4.18, ये क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। तो जो पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है वो यही है कि कैसे, हाउ कैन यू कन्वर्ट द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरी टू जूल, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यही तुम्हारा ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके बाद अगला टॉपिक है तापीय साम्य। तापीय साम्य बहुत ही अच्छा सब टॉपिक है। तापीय साम्य किसे कहते हैं वो समझिए, ये थर्मल इक्विलिब्रियम। तापीय साम्य का मतलब है जब दो निकाय में
अब तुमने कहा ये निकाय क्या चीज़ आ गई, तो निकाय क्या है, निकाय ऐसे समझिए, निकाय को अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम क्या है, एक कोई बर्तन है हमारे पास, उसमें पिस्टन के नीचे गैस भर दी जाए, गैस भर दी जाए, कोई पदार्थ भर दिया जाए, तो उस पूरे उसको सिस्टम कहते हैं, निकाय कहते हैं। ठीक है, अब कैसे समझेंगे, जब दो निकाय में ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण इसको पहले वीडियो में बता चुके हैं, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, दैट इज कॉल्ड ऊष्मा स्थानांतरण। तो जब दो निकाय में ऊष्मा स्थानांतरण नहीं हो रहा हो, इसका मतलब न तो ऊष्मा एक निकाय से दूसरे में जा रही हो और न ऊष्मा दूसरे से पहले में जा रही हो, यानी ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा हो, तब वो दोनों निकाय तापीय साम्य में कहलाएंगे। ओके, समझ में आया पूरा? तो इसको तापीय साम्य कहते हैं। और होता क्या है, जब दो निकाय, जब दो सिस्टम तापीय साम्य में होते हैं, तब दोनों के ताप कैसे होंगे, समान होंगे। तब दोनों निकायों के ताप कैसे हो जाएंगे, समान। इसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो तापीय साम्य का मतलब दोनों निकायों का ताप इक्वल हो जाना, उसे कहते हैं तापीय साम्य। तो तापीय साम्य को बहुत समझना जरूरी है अगले नियम के लिए। तो अगला टॉपिक रहता है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए ये तापीय साम्य से संबंधित है। अब जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमारे पास दो सिस्टम है। ठीक है, जैसे मान चलिए ये यहाँ पर, यहाँ बंद कर दिया, एक ए सिस्टम है, दूसरा बी सिस्टम है, और इसके बीच में जो आप जो देख रहे हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, एक ऐसी दीवार है, एडियाबैटिक यानी रुद्रोष्म दीवार है। रुद्रोष्म का मतलब है, अगले वीडियो में समझाएंगे, रुद्र का मतलब है न तो ऊष्मा ए से बी में जा सकती है, न ऊष्मा बी से ए में जा सकती है। ओके, तो इसको बोलते हैं रुद्रोष्म दीवार। नीचे एक और आप ब्लॉक देख रहे हैं, ये एक और चालक है, एक और ये निकाय है सी, इसको सी बोला गया, लेकिन इस ये जो बाउंड्री है, इसे बोलेंगे सुचालक दीवार। इसका मतलब क्या है कि सुचालक का मतलब है ऊष्मा ए से सी में आ सकती है, सी से ए में जा सकती है, बी से सी में आ सकती है, सी से बी में जा सकती है। तो आप समझिए इस डायग्राम को, रुद्रोष्म दीवार क्या होती है, सुचालक दीवार क्या होती है, ये समझ चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए भाई क्या है यहाँ पर, यदि दो निकाय ए और बी की बात कर रहा हूँ, तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हो, इसका मतलब ए सी के साथ तापीय साम्य में है। अगर ए सी के साथ तापीय साम्य, इसका मतलब ए और सी दोनों के ताप समान हैं, और बी और सी भी तापीय साम्य में है, इसका मतलब बी और सी के ताप भी समान हैं। तापीय साम्य का मतलब दोनों के ताप समान हैं। ओके, तो क्या मतलब हुआ, नियम समझिए, यदि दो निकाय यानी ए और बी किसी तीसरे निकाय यानी कि सी के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है, तो OH का मतलब ए और बी, तब वह दोनों ए और बी परस्पर तापीय साम्य में होंगे। ये है ऊष्मागतिकी का 0th नियम यानी कि शून्यांकी नियम। बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सी बात बताया गया। यदि दो निकाय, ये दो निकाय हैं, ये दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में हो, तो वो दोनों निकाय आपस में तापीय साम्य में होंगे। भाषा बदल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चित्र अनुसार निकाय ए और बी रुद्रोष्म दीवार से पृथक है, जैसा कि बताया गया था, ये दीवार है, जबकि तीसरा निकाय सी इस सुचालक दीवार से संपर्क में। यहाँ पर अब जैसे मैं बता चुका हूँ पहले ही, क्या बता चुका हूँ कि ए और सी तापीय साम्य, बी और सी तापीय साम्य, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या होंगे, तापीय साम्य में होंगे। तो मैंने साफ साफ लिख दिया है, निकाय ए और सी तापीय साम्य में है, बी और सी तापीय साम्य में है, तो निकाय ए और बी भी परस्पर तापीय साम्य में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है, ऐसा समझिए। अब मैंने कहा टी ए का मतलब है ए निकाय का ताप, ठीक, टी बी का मतलब बी निकाय का ताप, और टी सी का मतलब सी निकाय का ताप। अब हम पहले बता चुके हैं आपको, क्या बता चुके हैं कि साहब ए और सी तापीय साम्य में, इसका मतलब दोनों के ताप समान, बी और सी तापीय साम्य, इसका मतलब दोनों ताप समान। तब ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम से ए और बी के ताप भी समान होंगे, अर्थात ए और बी दोनों तापीय साम्य में होंगे।
तो मुझे लगता है अब आपके समझ में आ चुका होगा कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकीय नियम क्या है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप की अवधारणा क्या है। ताप है क्या, टेम्परेचर है क्या। तो ताप इतना समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए इस टॉपिक को। किसी वस्तु के, कोई बॉडी अपने 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 आमने सामने देखिए, किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ही ताप कहते हैं। मतलब कोई वस्तु गर्म है तो टेम्परेचर है, कोई वस्तु ठंडी है तो भी टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब है किसी वस्तु के गर्माहट अथवा ठंडापन की माप ही ताप है। जैसे मैं कहता हूँ गर्मियों में, अरे साहब गर्मियों में बहुत गर्मी है, इसका मतलब 44 डिग्री सेल्सियस ताप हो गया है, ठीक, तो ये ताप ही तो है। ये हमने मेजरमेंट क्या है, ताप का किया है। अब सर्दियों में आते, सर्दियों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रह गया, 0 रह गया, माइनस में चला गया, तो ये ठंडेपन की माप हो जाएगी। तो ताप क्या है, किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। इसके साथ आप पेज नंबर 2 पे चलते हैं। और ये पेज नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो समझ लो। अब हमें क्या बात समझनी है, 3 बातें। ऊष्मा Q, कार्य W, आंतरिक ऊर्जा U, तीनों को समझना है। जिस बच्चे ने इन तीनों को समझ लिया, ये चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ गया। कैसे? अब आता नंबर 1 ऊष्मा। ये ऊष्मा क्या चीज है, हीट क्या है। देखिए ये अंडरलाइन, जब तापांतर के कारण यानी ताप में डिफरेंस हो, तापांतर के कारण ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। मान लो एक हमने कहा ये वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है, ठीक, दोनों में तापांतर है। मतलब इसका तापमान चलिए 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमने इसको टच कर दिया तो क्या हुआ, अब ऊष्मा A वस्तु से कहाँ जाएगी, B में। तो A वस्तु से जो B में ऊर्जा जा रही है, इस ऊर्जा का नाम क्या है, ऊष्मा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तापांतर, अगर A और B में तापांतर नहीं होगा तो ऊष्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो जब तापांतर के कारण ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा रही हो, तब उत्सर्जित ऊर्जा को, स्थानांतरित ऊर्जा को, उत्सर्जित नहीं, स्थानांतरित ऊर्जा का नाम क्या है, ऊष्मा है। अगर मान लो मैंने कहा इसका ताप 50, इसका 20 है, और A वस्तु से 20 जूल ऊर्जा A से B में जा रही है, तो 20 जूल क्या ही, ऊष्मा है। ऊष्मा का प्रवाह तभी होगा जब दो वस्तुओं में क्या होगा, ताप होगा। ताप नहीं होगा तो ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होगा, ठीक। तो ऊर्जा का यहाँ दूसरा नाम क्या हो गया, ऊष्मा हो गया। समझ आ गई बात पूरी। तो तापांतर के साथ ऊर्जा का एक वस्तु पर पहुंचना ही ऊष्मा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया है कि जब एक गर्म वस्तु किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में रखी जाती है, तो ऊर्जा गर्म से ठंडी वस्तु में तब तक स्थानांतरित, तब तक दोनों का ताप समान न हो जाए, अर्थात तापी साम्य में ना आ जाए। यह ऊर्जा ही क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। जो ऊर्जा स्थानांतरित हुई है उसका दूसरा नाम क्या है, ऊष्मा है। देखिए भाई, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ऊष्मा के लिए साइन रूल यानी कि चिन्ह नियम। आखिर चिन्ह नियम क्या, पॉजिटिव कब ऊष्मा, नेगेटिव कब ऊष्मा है, वो समझिए। तो इसको मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। जब ऊष्मा निकाय द्वारा ली गई हो, ठीक, कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, अगर निकाय ऊष्मा ले रहा है या ऊष्मा निकाय को दी जा रही है, ध्यान से समझना इसको, या तो ऊष्मा निकाय द्वारा ली गई हो, ऊष्मा निकाय ले रहा है, या ऊष्मा निकाय को दी जा रही हो, इसका मतलब ऊष्मा इनपुट है। समझना गौर से, ऐसे समझ लो आप कि निकाय आप अपने आप को मान लो, ठीक, अपने आप कौन है, निकाय है, एक सिस्टम है, और ऊष्मा के रूप में आप मान लो भोजन है, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं निकाय हूं, अगर मैं अपने हाथ से भोजन खा रहा हूं तो भोजन इनपुट हुआ ना हमारी बॉडी में। दूसरे शब्दों में, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हमको अपने हाथों से भोजन खिला रहा है, तो भी तो इनपुट हुआ। दोनों कंडीशंस में ये भोजन इनपुट हुआ है। समझ में आया क्या मतलब हुआ, अब इनपुट हुआ है। अब यहां पर ऊष्मा क्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा बात क्या होती है, अगर ऊष्मा निकाय से दी जा रही हो
निकाय ऊष्मा दे रहा है, ठीक, या अथवा ऊष्मा निकाय से ली जा रही हो, इसे कहते हैं आउटपुट। ठीक है, बात समझ में आएगी सबके। अगर मैंने कहा किसी कोई निकाय है, निकाय अपने आप को, जब देखिए जब कोई चीज़ समझ में कम आए तो एग्जाम्पल अपने ऊपर ले लीजिए आप। जब जैसे मान लो आप अपने आप को निकाय मान लिया पहले आपने, अब क्या होता है कि अगर मैं कुछ दे रहा हूँ, थोड़ी देर से समझिए, अब थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ। मान लो आप एक निकाय हैं, ठीक, और आपकी जेब में ऊष्मा रूपी धन है, ठीक, धन है। अब एक तरीका क्या है, अगर मैं अपने आप से 500 रुपये दे देता हूं किसी को, तो हमने दिया है ना, ठीक, दिया ही तो है। और या फिर कोई मुझसे 500 रुपये खींच लेता है, दोनों में एक बात कॉमन है कि साहब रुपया हमारा गया है, यानी आउटपुट हुआ है। ठीक है, तो इस उदाहरण की सहायता से आप समझ सकते हैं कि अगर ऊष्मा आउटपुट है किसी निकाय से तो नेगेटिव, और अगर ऊष्मा उस निकाय में इनपुट है तो क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को आप इस उदाहरणों की सहायता से समझने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कार, वर्क। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं वर्क पर, इसी पर। तो अब क्या है, जब बिना तापांतर, वहां पर तापांतर था, यहां बिना तापांतर, तुलना करिए तो कार और ऊष्मा की परिभाषाओं को तुलनात्मक समझिए। पेन कॉपी निकाल लो, उसमें लिखते जाओ, समझते जाओ कि तापांतर के साथ ऊर्जा का स्थानांतरण ऊष्मा है और बिना तापांतर के ऊर्जा का स्थानांतरण कार्य है। बिना तापांतर के ऊर्जा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे होता है तो उनके बीच स्थानांतरित ऊर्जा या ऊष्मा कार्य कहलाती है। अब तुमने कहा बिना तापांतर के ऊर्जा स्थानांतरण कैसे हो सकता है? ठीक, इसको समझने के लिए क्या करिए, आप पेन रख दीजिए, अपने दोनों हाथ निकाल लीजिए, ठीक, और जरा बताओ दोनों हाथों को देख करके कि किस हाथ का तापमान अधिक है, तो आप पाएंगे कि दोनों का तापमान समान है, क्योंकि आपकी बॉडी के तो हाथ हैं। जब दोनों के तापमान समान है इसका मतलब ताप में कोई अंतर नहीं है। अब आप दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, आप 1 मिनट तक तेजी से रगड़िए, तो आप देखेंगे अपने हाथ गर्म हो गए, गर्म हो चुके हैं। यहां पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ है वह क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ठीक है, तो यहां हमने देखा बिना तापांतर के ऊर्जा का स्थानांतरण अथवा ऊष्मा का स्थानांतरण कार्य कहलाता है, W कहलाता है, वर्क कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कार्य को समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक आता है कि साहब ये ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है। ऊष्मागतिक, थर्मोडायनामिक सिस्टम। ऊष्मागतिक निकाय मैं बार बार बता चुका हूं, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है। पिस्टन, ये पिस्टन किसे कहते हैं, जो आगे पीछे खिसक सकती हो। ठीक, ये पिस्टन है, इस पर हमने भी बांट रख रखी। बांट रखने से क्या हुआ, इस पिस्टन को फिक्स कर लिया और इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, गैस इसके अंदर। ठीक, तो पिस्टन के नीचे जो गैस भरी है, गैस को ही ऊष्मागतिक निकाय कहेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम कहेंगे। ठीक है, देखिए साहब, इस गैस के अंदर क्या है, गैस के अणु कभी शांत तो रहते नहीं, गतिमान रहते हैं। जब अणु गतिमान रहेंगे तो टेम्परेचर होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो इसमें ताप भी है। और गैस को जितना स्थान घेरते हैं उसे क्या बोलते हैं, आयतन। इसका मतलब आयतन भी है। और इस गैस के अणुओं में प्रेशर भी है, दाब भी है। तो इसमें जो ऊष्मागतिक निकाय है, इसमें क्या है, PTB, यानी प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए साहब, तो समझना क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बता रहा हूं। तो अब मैंने कहा ये गैस, इसमें गैस भरी हुई, हमने क्या किया, यहाँ ये इसको हीट दिया, हीट, तो क्या होगा, ये जो गैस है वो पिस्टन पे धक्का देगी, पुश करेगी, तो पिस्टन खिसकता खिसकता यहाँ पर पहुंच गया, यानी डेल्टा X विस्थापित हो गया पिस्टन। जब पिस्टन यहाँ था इस जगह पर, अब वो कहाँ, यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ, इस निकाय का आयतन बढ़ गया है।
आयतन में वृद्धि हो गई। ठीक, तो गैस द्वारा पिस्टन पर लगने वाला बल F बराबर PA। तुमने कहा ये सूत्र कहाँ से आ गया, पहले ही पढ़ चुके हो। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो F बराबर हो गया PA। पिस्टन से बाट हटा लेने पर, जैसे बाट हटा लेंगे, गैस पिस्टन को डेल्टा X विस्थापित कर देती है। तब गैस द्वारा, यानी गैस ही तो निकाय है गैस ही निकाय है, गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर, तो हमने जो DW लिखा है इसका मतलब बता दो। DW मतलब डेल्टा W, अल्प कार्य। चूंकि डेल्टा X अल्प विस्थापन है, जब अल्प विस्थापन होगा तो अल्प क्या होगा, कार्य होगा। तो बल कार्य बराबर क्या, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो DW बराबर F के स्थान पर क्या हो गया, यहां से PA, और A डेल्टा X को कहते हैं आयतन में वृद्धि, डेल्टा B या DB कह सकते हो। इस प्रकार से DW बराबर आ गया PDB। ओके, तो अब तुमने देख लिया न्यूमेरिकल में ये बहुत सूत्र इंपॉर्टेंट है। W बराबर हो गया DB कहो या डेल्टा B कहो। डेल्टा B का मतलब है, यहां पे देखो, B2 माइनस B1, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। ठीक है, इसको कैलकुलस की, इसको इंटीग्रेशन भाषा में भी कह सकते हैं। यदि निकाय का आयतन B1 से B2 बढ़े तब निकाय यानी गैस द्वारा किया गया कार्य इंटीग्रेशन DW, इंटीग्रेशन B1 से B2, आयतन ना B1 से B2, PDB। ठीक, P को बाहर निकाल लिया, DB का मतलब B2 माइनस B1। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए न्यूमेरिकल के लिए कि कार्य का सूत्र क्या निकला, P इंटू B2 माइनस B1। ठीक, तो देखिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में कार्य ज्ञात करने का हमारे पास केवल दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से, उसे ध्यान से समझिए, मैं स्क्रीन पे समझा रहा हूं। पहला तो है W बराबर P डेल्टा B। ठीक, P डेल्टा B, इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे कब करेंगे, दाब दे रखा है, आयतन प्रारंभिक अंतिम दे रखा, तुरंत निकाल लीजिए। अब दूसरा क्या है कि अब दूसरा कार्य ज्ञात करने का तरीका क्या है, क्षेत्रफल से करेंगे। क्षेत्रफल कैसे, अगर हमें PB वक्र दे रखा है तो दूसरे को हम डिटेल में समझाते हैं। जैसे मैंने कहा वो दे रखा PB वक्र, इधर वॉल्यूम इधर क्या प्रेशर, PB वक्र दे रखा है, तो अब वक्र से कार्य का क्या संबंध है वो समझाते हैं। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, या तो वक्र ऐसा होगा जिसमें दाब अचर होगा, यानी दाब बढ़ नहीं रहा है। कैसे, अगर मैंने कहा AB ग्राफ है तो A पर दाब फिक्स हो गया, B पर दाब उतना ही है तो दाब अचर है, लेकिन A पर आयतन कितना है, मान लो B1, यहाँ आयतन कितना है B2, तो आयतन बढ़ रहा है लेकिन दाब कैसा, अचर है। तो दो टाइप ग्राफ मिलेंगे, एक तो दाब अचर है, दूसरा दाब परिवर्ती है। उससे चित्र बनाता हूं उसका, देखो कैसे, ये प्रेशर ये वॉल्यूम। अब मैंने कहा ऐसे ग्राफ बनाया तो अब यहाँ पे क्या, दाब घट रहा है क्योंकि प्रारंभिक बिंदु ऊपर नीचे है, जितना ग्राफ नीचे जाएगा दाब घटेगा। ये ग्राफ दाब का, ये ग्राफ किस, ये अक्ष दाब का है, ये अक्ष किसका है, आयतन का है, जितना आप इधर बढ़ेंगे। और ये क्या है, मूल बिंदु है, ये ग्राफिकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दाब में परिवर्तन हो रहा, दाब घट रहा है। ऐसा भी ग्राफ हो सकता है तो इसमें दाब बढ़ रहा है। तो दो प्रकार के तुम्हें ध्यान से समझना है ग्राफ के क्वेश्चनों में, अंक के सवाल इसमें ग्राफ में बहुत अधिक है। या तो ग्राफ में दाब अचर होगा इस टाइप का, ठीक, तो अब इस टाइप के ग्राफ से अंकित सवाल करने के दो तरीके हैं, जिसमें से आसान क्या है, ये वाला, W बराबर B2 माइनस B1। P क्या होगा, P यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जो भी यहाँ लिखा हुआ हो, B1 माइनस B2 माइनस B1, तो ये B1 प्रारंभिक आयतन, ये अंतिम आयतन है, घटा दीजिए, इससे तुम्हें कार्य निकल आएगा। समझ में आया बात। दूसरा टॉपिक बता रहा हूं, जब दाब बदल रहा हो, दाब बदल रहा है क्या मतलब, जैसे समझिए प्रेशर वॉल्यूम, दाब चेंज हो रहा है इस तरीके से। ये ग्राफ है, ये A पॉइंट ये B पॉइंट, जब दाब बदल रहा है तब कार्य कैसे ज्ञात करें, तब P डेल्टा B फॉर्मूला फेल हो जाएगा हमारा। तब क्या है, ग्राफ AB और आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। फिर रिपीट करता हूं, जब कोई ग्राफ इस प्रकार दे रखा हो कि दाब बदल रहा हो, या दाब घट रहा हो या दाब बढ़ रहा हो, तब कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, वक्र AB और AB वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल पूरा, ये जो आकृति दिख रही है आपको,
इसका क्षेत्रफल निकालना, ये क्षेत्रफल हो जाएगा WAB, यानी कि A से B तक किया गया कार्य। अब क्षेत्रफल निकालना है। आकृति देख रहे हो, इस आकृति को अगर देखा जाए, इसको दो भाग डिवाइड करिए, एक तो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया है, दूसरा आयत बन गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब, इसका नाम अगर हम सी दे दें तो 1/2 BC गुणा AC, ये निकाल लीजिए। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस दोनों क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये तुम्हारा कहलाएगा कार्य कहलाएगा। समझ में आ गई बात। दोनों बातों को मैंने डिटेल समझा दिया है। जब दाब अचर हो तो आप लगाइए P डेल्टा B, और जब दाब परिवर्ती हो तब आप लगाइए ग्राफ और आयतन से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि साहब अगर आयतन कांस्टेंट हो तब क्या करेंगे, तब तो बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए प्रेशर, ये वॉल्यूम, ग्राफ ऐसा है, इधर या इधर ऊपर जा रहा है। अब आयतन कांस्टेंट है, देखिए जब आयतन कांस्टेंट होगा ना तो B2 - B1 कितना हो जाएगा, 0। कार्य कितना हो लिखेंगे, 0, तुरंत झटके से निकल आएगा। ठीक है, तो मैं सारी बातें मैंने समझा दी आपको। ये तीनों पॉइंट को जिसने समझ लिया वह सारे अंकित प्रश्नों को ग्राफ वाले कार्य याद करना सीख जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये तो तुमने पढ़ लिया है, PV वक्र द्वारा किया गया कार्य गणना, इसी पर अंक के सवाल है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। अब देखिए यहाँ भी मैं समझा चुका हूँ, जो अभी बताया था वही टॉपिक है। जब PV वक्र आयतन B और अक्ष के समांतर, यानी कि दाब अचर हो, दाब अचर है ना यहाँ पर, तो P डेल्टा B, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर AB इसका क्षेत्र जो शेडेड पोर्शन है, क्षेत्रफल निकाल सकते हो, वही निकलेगा लंबाई और चौड़ाई करके P डेल्टा B से। दूसरा पॉइंट, जब PV वक्र दाब P अक्ष के समांतर हो तब आयतन अर्थात आयतन अचर हो, आयतन अचर होगा तो कार्य कितना होगा, 0, अभी समझा चुका हूँ। तीसरा पार्ट देखिए, जब PV वक्र परिवर्ती हो, मतलब दाब बदल रहा हो, जैसे AB वक्र में देख रहे हैं तो दाब बढ़ रहा है। ठीक, इसमें क्या हुआ, ग्राफ और आयतन से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो मैं समझता हूँ कार्य की सारी बातें समझ में आ गई। अब उसी प्रकार से आपको समझना है, जिस तरह से ऊष्मा का पॉजिटिव नेगेटिव समझ लिया है, उसी प्रकार से कार्य को समझना है। कार्य में क्या देखना है, देखिए साहब, कार्य के लिए तो W बराबर सूत्र था P डेल्टा B, और दूसरा था ग्राफ और आयतन से घिरा हुआ क्षेत्रफल। इसमें एक बात समझिए, केवल अगर किसी ग्राफ में आयतन बढ़ रहा है या आयतन घट रहा है, और अगर आयतन कांस्टेंट हुआ तो कार्य 0 हो जाएगा। जब कार्य 0 हो जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर एक मैंने बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया है, जिससे आप ये कार्य का पॉजिटिव और नेगेटिव पूरी तरीके से सीख जाएंगे। यहाँ पे क्या है, आयतन बढ़े, कार्य पॉजिटिव और कार्य निकाय द्वारा, समझ में आया। आयतन अगर बढ़ रहा है, B2 बढ़ रहा है, B1 कम है, तो पॉजिटिव होगा और निकाय के द्वारा होगा, सिस्टम के द्वारा होगा। दूसरा, आयतन घटे, कार्य नेगेटिव और कार्य निकाय पर होगा, सिस्टम पर होगा, ऑन द सिस्टम, निकाय द्वारा बाय द सिस्टम। क्या मतलब हो गया, ऐसे इसको इस तरह से आप गुनगुना सकते हैं। फिजिक्स में भी गाने होते हैं, उन गानों को भी आप याद कर सकते हैं। जिन गानों को याद करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उन गानों को गाने से कोई नुकसान नहीं है। कैसे, आयतन बढ़े, कार्य पॉजिटिव, कार्य निकाय द्वारा, और आयतन घटे, कार्य नेगेटिव, कार्य निकाय पर। इस सॉन्ग को आप समझिए, इस साइंटिफिक सॉन्ग है, इसको समझना। इस सॉन्ग के द्वारा आप पॉजिटिव और नेगेटिव को पूरी तरीके से क्लियर कर सकें। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें से लास्ट टॉपिक है आंतरिक ऊर्जा को समझने से पहले एक और टॉपिक रह गया, चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम क्या है, देखिए, जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जब कोई सिस्टम गया A से B और फिर लौट के कहाँ पे आ गया, B से A, ठीक, इस प्रक्रम का नाम क्या है, चक्रीय प्रक्रम है। चक्रीय प्रक्रम में निकाय की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वही अंतिम अवस्था होती है, यानी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, A से B
गए थे सी होकर के, लौट आए किधर से, डी होकर के। तो ए से गए, लौट के डी पे ए पे आ गए। समझ में आ गया। तो चक्रीय प्रक्रम क्या होता है कि जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तब उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ऐसे समझिए, इसको अपने ऊपर पेस्ट करिए। जैसे आप एक सिस्टम हो, आप अपने घर से गए, यहाँ ये घर आपका, ठीक है, घर से गए, कहाँ गए, स्कूल जा रहे, ये स्कूल है, तो आप इस मार्ग से स्कूल जाते हैं, ठीक। अब दूसरे मार्ग से कुछ कोई काम है आपको, दूसरे मार्ग से अपने घर पे आ जाते हैं, ठीक। इसका मतलब आपने चक्रीय प्रक्रम किया है। और इस चक्रीय प्रक्रम में जो आपकी प्रारंभिक अवस्था आपका घर थी वही अंत्य अवस्था आपका घर है, इसको चक्रीय प्रक्रम कहेंगे। तो आप समझ लीजिए, बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिए कि चक्रीय प्रक्रम का मतलब होता है जो प्रारंभिक अवस्था है वही क्या है, अंतिम अवस्था। तो अब अगला टॉपिक क्या है कि चक्रीय प्रक्रम में आपने देख लिया है कि किया गया कार्य क्या होगा, इस बंद वक्र का क्षेत्रफल। तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य बंद वक्र का क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ दो बातें आती हैं। चक्रीय प्रक्रम दो प्रकार हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर चक्रीय प्रक्रम क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की दिशा में है, घड़ी चलती इस तरह से, तब कार्य निकाय द्वारा होगा और पॉजिटिव होगा। और अगर चक्रीय प्रक्रम एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में इस तरह से, तो कार्य निकाय पर होगा और नेगेटिव होगा। इसको समझना होगा, ठीक है। इसके साथ ही हमने कार्य को कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं आंतरिक ऊर्जा पे चलते हैं, इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा ये क्या चीज़ है, मैं बता दूं पहले तुमको कि हमने कहा निकाय को हमने गैस माना है, ठीक। गैस के अणुओं में खासियत होती है कि गैस अणु गति करते हैं और जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। साथ ही साथ गैस के अणु दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, बल आरोपित करते हैं, जिसके कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, U बराबर KE प्लस PE, ठीक है साहब। अब यहाँ पे दो बातें निकल के आती है कि साहब आदर्श गैस और वास्तविक गैस। आदर्श गैस किसे कहते हैं, आदर्श गैस में क्या होता है कि गैस के अणु, जैसे मैंने कहा बर्तन है ये, गैस के अणु गति तो करेंगे, गति करना उनका लक्षण है, चाहे वो वास्तविक गैस हो चाहे आदर्श गैस हो। लेकिन आदर्श गैस में अणु गति करते हैं जिसके कारण क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन एक दूसरे पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं करते, कोई बल आरोपित नहीं करते हैं, इसलिए उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि आदर्श गैस में गतिज ऊर्जा होती है लेकिन स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। इसलिए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा का जो सूत्र हमने दिया है उसमें KE तो होगी बट PE का मान कितना है, 0। इसलिए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो गतिज ऊर्जा के बराबर, और हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है ना वो ताप के समानुपाती होती है, जितना ताप बढ़ाओगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा भी केवल ताप पर निर्भर करती है। केवल किस पर निर्भर करती है, ताप पर। ताप बढ़ाओगे आंतरिक बढ़ जाएगी, किसकी, आदर्श गैस की। इसे समझना होगा। इसके साथ साथ वास्तविक गैस, अब थोड़ा तुलनात्मक पढ़िए, मैं फिर बार रिपीट कर रहा हूं, वास्तविक गैस के अणु गति करते हैं, ओके, तो गति होगी। साथ साथ एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसमें क्या, स्थिति होगी। तो इसका मतलब हो गया कि आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के पदों में होती है। इसीलिए वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा इस पर डिपेंड करती है P पर, T पर और B पर। इतना समझना भाई, अंतर समझना। वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम तीनों पर डिपेंड करती है, जबकि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर डिपेंड करती है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट पेज है। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आंतरिक ऊर्जा को। अब देखिए, समझना गौर से। आंतरिक ऊर्जा एक अद्वितीय फलन है, एक यूनिक फंक्शन है। एक क्वेश्चन आता है कि आंतरिक ऊर्जा को अद्वितीय फलन क्यों कहते हैं। इसको उदाहरण से समझिए। होता क्या है, जैसे मैंने ग्राफ से समझाया, यहाँ पर ये ग्राफ प्रेशर, ये वॉल्यूम।
ये अवस्था ए है, ये अवस्था बी है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक निकाय ने ए से बी पर इस मार्ग से आया, एक इधर से मार्ग से, एक इस मार्ग से, एक इस मार्ग से, कई मार्ग दे दिए। तो आपने देखा है कि ए से चलकर हम बी पर पहुंच गए। ठीक, अवस्था परिवर्तन हो गया, ए पर थे अब बी पर है, अवस्था में चेंज हो गया, लेकिन हमारे मार्ग कैसे हैं, अलग अलग। तो वजह क्या है कि यहाँ पे यू ए क्या है, ए पर आंतरिक ऊर्जा, और यू बी क्या है, बी पर आंतरिक ऊर्जा। तो डेल्टा यू क्या है, अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा। यहाँ के सवालों के लिए है। डेल्टा यू का मान कैसे निकालें, यू बी माइनस यू ए, मतलब अंतिम अवस्था में ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा का मान केवल निकाय की अवस्था पर डिपेंड करता है। देखिए, आंतरिक ऊर्जा का मान तभी बदलेगा जब उसकी अवस्था बदलेगी। अगर अवस्था नहीं बदलेगी, स्टेट नहीं बदलेगी, तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर टॉपिक बनता है कि आंतरिक ऊर्जा का मान केवल ओनली अवस्था परिवर्तन पर डिपेंड करता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसने अवस्था को कैसे प्राप्त किया है, किस प्रकार उसने अवस्था को, इस पर कोई मतलब नहीं है। इसी कारण आंतरिक ऊर्जा को अद्वितीय फलन कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा सिर्फ इतना देखती है कि प्रारंभिक स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है। अगर स्थिति बदल गई है तो निश्चित रूप से आंतरिक परिवर्तन हो गया है, और अगर अवस्था नहीं बदली है तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कि बताया गया था आपको, चक्रीय प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम में जो अवस्था प्रारंभिक है वही अंतिम है, इसका मतलब अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक, इतना समझने के बाद हमने तीनों चीज समझ ली। ये समझ लो इस चैप्टर के ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। कौन कौन से, क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा यू। इन तीनों को आप बार बार वीडियो देखें और इसको 100% समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक था पहले जीरोथ वाला था, शून्यांक के नियम, ये पहला नियम है। ये नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे समझो, किसी निकाय को, सिस्टम है, किसी निकाय को दी गई समस्त ऊष्मा Q, किसी निकाय को दी गई समस्त ऊष्मा Q उसके द्वारा किए गए कार्य W और शेष निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय हो जाती है। यानी कि हमने ऊष्मा दी कितनी Q, उस ऊष्मा को हमने क्या किया, कार्य किया निकाय ने, और शेष जो बची हुई ऊर्जा है वो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में व्यय हो जाती है। इसी को ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, तीनों ऊर्जा है, ध्यान समझना, तीनों एनर्जी है। मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों बोला, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, ऑल गॉड्स आर इज एनर्जी। जितने भी गॉड्स हैं सब के सब एनर्जी सोर्सेस हैं। यहाँ पे आप देखिए, W क्या है, कार्य, और मैं पहले बता चुका हूँ कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा अभी पढ़ चुके स्टार्टिंग में, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा ही है। ठीक है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा। तापांतर के कारण एक अवस्था से, एक निकाय से दूसरे अवस्था में, दूसरे निकाय में जाने वाली ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, पढ़ चुके हम लोग। तो तीनों ऊर्जा है, Q, W, डेल्टा यू। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ये प्रश्न आता है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो आप कहेंगे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अब गणितीय रूप क्या, मैथमेटिकल रूप क्या है, अवकलज रूप क्या है, कुछ नहीं करना है। Q के स्थान पर क्या लिख दिया, DQ, W स्थान पर DW और DU के स्थान पर DU ऐसे लिख दिया। ठीक, अब DW को और सब बता सकते हो, W होता P डेल्टा B, तो हम कह सकते हैं DQ बराबर, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि DQ बराबर W के स्थान पर P डेल्टा B, तो PDB अब प्लस DU। ये क्या मैथमेटिकल रूप है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अवकलज रूप लिखिए, ऐसे कर देंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने जो फार्मूला देखा है Q बराबर W प्लस डेल्टा यू, ध्यान रहे इस फॉर्मूले का प्रयोग करते समय तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मात्रक एक होना चाहिए। तीनों का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल है, ऊर्जा मात्रक जूल है, और ऊष्मा अगर दे रखी कैलोरी में, तो आप पहले कॉन्सेप्ट से ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक से उस कैलोरी को किस बदल लेंगे, जूल में बदल लेंगे। तब आप इस फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे।
ठीक है, या तो तीनों के मात्रक जूल हो या तीनों मात्रक क्या हो, कैलोरी हो, तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ऊष्मा Q कार्य W का चिन्ह नियम लगाना अनिवार्य है कि ऊष्मा कब पॉजिटिव नेगेटिव होती है, कार्य पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, तो आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ये वीडियो हमारा समाप्त होने के कगार पर है। यहाँ पर ऊष्मागतिक निकाय में विभिन्न प्रक्रम कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। वैसे समझ लो शॉर्टकट में, एक समदाबी प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, रुद्रोष्म अथवा स्थिरोष्म प्रक्रम और चक्री प्रक्रम, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और समतापी और रुद्रोष्म के नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा वो प्रक्रम क्या होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे इस ऊष्मागतिकी चैप्टर को समझ चुके होंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आप उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे से कॉल करके मेरे से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप इसमें बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ो और ऊर्जावान बनो। इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।